बदल रही है, कुनबे में बदल जिस तरह से फूट हुई उसके बाद लगातार गठबंधन बदल रहे हैं। हर राजनीतिक जमात किसी दूसरी पार्टी के साथ गठबंधन की कवायद में जुटी है। राजकुमार सैनी बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन करने के बाद अब नॉन जाट गठबंधन की तैयारी में जुट गए। राजकुमार सैनी का नॉन जाट गठबंधन करने की तैयारी मौजूदा सरकार के कमबैक पर सबसे बड़ा अटैक माना जा रहा है। राजकुमार सैनी की विनोद शर्मा और गोपाल कांडा के साथ बातचीत हो चुकी है। इसके साथ ही सैनी की अकाली दल और आम आदमी पार्टी के साथ भी बातचीत चल रही है। नॉन जाट गठबंधन बीजेपी के मास्टर प्लानिंग में सबसे बड़ा रोड़ा बन सकता है। जानकारों की माने तो जींद उपचुनाव में नॉन जाट वोट बैंक बीजेपी की जीत के लिए सबसे बड़ा हथियार बना था और आज की बड़ी बहस इसी मुद्दे पर, क्या नॉन जाट गठबंधन भारतीय जनता पार्टी की मुश्किल बढ़ा सकता है। तो हरियाणा की सियासत जाट वर्सेस नॉन जाट के आसपास घिरी रही है। लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव पास आते ही प्रदेश में एक बार फिर जाट वर्सेस नॉन जाट की सियासत गरमाने लगी है। चुनाव से पहले शुरू हुए ध्रुवीकरण की ये सियासी लड़ाई अब आने वाले चुनावों तक लड़ी जाएगी। जींद उपचुनाव के नतीजों के बाद राजकुमार सैनी ने मौजूदा हरियाणा सरकार में कमबैक के इरादे पर सबसे बड़ा अटैक किया है, क्योंकि राजकुमार सैनी भारतीय जनता पार्टी के उसी नॉन जाट मुद्दे को लेकर हरियाणा में गठबंधन तैयार कर रहे हैं, जिसका सीधा असर बीजेपी पर पड़ेगा। बसपा से हाथ मिलाने के बाद ब्राह्मण चेहरे के तौर पर अंबाला के पूर्व विधायक विनोद शर्मा से मुलाकात कर चुके हैं। साथ ही गोपाल कांड के साथ भी सैनी की मुलाकात हो चुकी है। सर, आपने एक जवाब दिया कि अकाली के हैं, जो दो मुलाकात हुई है विनोद शर्मा और गोपाल कांडा के साथ आपकी, वो किस सिरे तक चढ़ी हैं? कुछ सैद्धांतिक तौर पर क्या वो सहमत हैं आपके विचारों से, आपके साथ आना चाहते हैं? बातों का बहुत जल्दी ही आगे एक हफ्ते के अंदर अंदर डिसीजन मेकर हो। तो आप कह रहे हैं कि इस जो गठबंधन हुआ इसको महागठबंधन की ओर आप ले जाएंगे? ये एक महागठबंधन नहीं, ये विचारधाराओं का एक समावेश है। ये गठबंधन तो वो होता है कि मौका प्रस्त लोग गठबंधन बोलते हैं। ये जो लोग राजनीति में कुछ करना चाहते हैं देश के लिए, ये उन लोगों को धराशायी, जो बड़े बड़े लोगों ने पैसे के बलबूते कर रखा है, वो सब इकट्ठे होकर के मूल धारा में लोगों को जो है ना उनको सम्मान दिलाएंगे। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी की बढ़ती ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब आम आदमी पार्टी से लेकर अकाली दल से हरियाणा में बातचीत का जिक्र कैमरे पर कर रहे हैं। मेरे पास मेरे पीछे आप पार्टी के नेता बैठे हैं, मेरे साथ पीछे जो है ना अकाली दल के भी नेता मिले हैं, लेकिन हम अपने अलायंस पार्टनर के डिसीजन के साथ ही जुड़ करके कोई निर्णय लेंगे और सभी को साथ लेकर के चलने का हमने मन बना रखा है। जो लोग इस बात से खफा हैं कि कांग्रेस और बीजेपी भाषणों के जरिए 70 साल में 55 साल कांग्रेस गरीबों को 186 में पायदान के ऊपर इस देश को भिखारियों की लाइन में खड़ा कर गई, और उसी प्रकार से बीजेपी भी सबका साथ सबका विकास का नारा। हालांकि अकाली दल की तरफ से और आम आदमी पार्टी की तरफ से अभी सैनी के साथ जाने को लेकर कोई इशारा या भनक नहीं है। फिर भी जींद उपचुनाव में चौथे नंबर पर रहे राजकुमार सैनी के उम्मीदवार और फिर इंडियन नेशनल लोकदल से गठबंधन तोड़वाकर बसपा से हाथ मिलाने हो राजकुमार सैनी हरियाणा में उन पार्टियों और नेताओं को लगातार संपर्क कर रहे हैं जो हमेशा से नॉन जाट राजनीति करते हैं। राजनीतिक पंडितों की नजर में भी जींद उपचुनाव में बीजेपी की जीत नॉन जाट राजनीति का नतीजा था। कहा तो यह भी जा रहा है कि बीजेपी लोकसभा से लेकर विधानसभा तक इस रणनीति के तहत चुनावों में उतरेगी, लेकिन बीजेपी के इस मास्टर प्लानिंग में आज के समय में खुद उनके सांसद राजकुमार सैनी सबसे बड़ा रोड़ा बन रहे हैं। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी बसपा गठबंधन के बाद गोपाल कांड, विनोद शर्मा जैसे 2 या 3 गैर जाट नेता अगर एक मंच पर आ गए तो इसका सबसे बड़ा नुकसान हरियाणा में बीजेपी को ही होगा। विनोद लांबा, टोटल न्यूज, दिल्ली। तो चर्चा में खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। वीरेंद्र सोनी जी वरिष्ठ पत्रकार इस चर्चा में हमारे साथ हिस्सा ले रहे हैं। प्रदीप देसवाल जननायक जनता पार्टी की तरफ से इस चर्चा में हमारे साथ बने हुए हैं। तो वहीं केवल ढींगरा साहब कांग्रेस की तरफ से इस चर्चा में हमारे साथ हिस्सा ले रहे हैं और नीलम चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस चर्चा में हमारे साथ बनी हुई हैं। नीलम जी, सबसे पहले आप ही के पास आऊंगा।
आपकी ही रणनीति थी, आप ही का हथियार था नॉन जाट वोट पर एक तरह से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा माना जाता था। ये कहा जा रहा था कि बीजेपी लगातार नॉन जाट वोटों को इकट्ठा करके चुनावी रणनीति बनाने की कोशिश में, लेकिन आप ही के सांसद, जिसको आप लोग तकनीकी तौर पर अपना सांसद कहते हैं, वही अब सेंध लगा रहे हैं। वो एक नॉन जाट बड़ा अलायंस खड़ा कर रहे हैं, तमाम धड़ों को इकट्ठा कर रहे हैं। मुश्किल आपके लिए होने वाली है। जी शाकिर जी, पहली बात तो ये कि आपका सवाल ही सही नहीं है। बीजेपी ने कभी जाट या गैर जाट वाली राजनीति नहीं की है। 2014 के जो इलेक्शंस थे, पहली बार हरियाणा में जो सरकार बनी थी वो एक डेवलपमेंट के मुद्दे पे, एंटी करप्शन के मुद्दे पे, एक ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट देने के वादे पर बनी थी। उससे पहले जरूर जाट फैक्टर काम करता था, लेकिन 2014 में हम इसी वादे के साथ जीत कर आए थे और इसी पर ही हमारे ऑनरेबल सीएम साहब भी लगातार पिछले 4.25 साल से काम कर रहे हैं। इसका नतीजा सबने नगर निगम चुनाव के इलेक्शंस में देखा, जींद इलेक्शंस में देखा। अब देखिए, जींद में हमें 50,000 से ज्यादा वोट्स मिले। तो अगर हम इसी तरह की राजनीति करते जैसे बाकी लोग करते हैं तो हम कहीं एग्जिस्ट नहीं करते थे। आज के समय में हमारा वोटर, हमारी जनता बेहद जागरूक है। वो जानती है जो विकास के काम करेगा उसी को वोट देंगे, जो बांटने की राजनीति करेगा उसका हाल वही होगा जैसे कांग्रेस का हुआ था, तीसरे नंबर पर आई थी। और जो इनेलो है, आप देखें उनको कितने 2 या 3 हजार वोट मिले थे। अब ये जो समीकरण है, ये जो विपक्षी दलों को हिला देते हैं, अब उन्हें कुछ तो चाहिए ना काम करने के लिए। अब सैनी जी की टीआरपी वापस थोड़ी सी बढ़ गई जींद इलेक्शंस में, थोड़े से वोट जो उन्हें मिले तो सबके सब उनकी तरफ खिसक लिए। तो ये एक जो है इलेक्शंस को सामने रखकर एक अपॉर्चुनिटीज्म है कि शायद हमारी दाल उस तरफ से गल जाए, क्योंकि किसी के पास कोई मुद्दा नहीं है। तो इसलिए जो है, जो सैनी जी जिनको कि अब भाजपा से हमारा कोई मतलब नहीं है, हमारे अध्यक्ष बराला जी ने भी कहा है हम वो किसी भी तरह से हमारे किसी भी प्रोग्राम में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने अपना कैंडिडेट अलग से हमारी ही पार्टी के अगेंस्ट उतारा था। लेकिन जहां तक इनका सवाल है, ये कभी भी भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती नहीं हो सकते। आज भारतीय जनता पार्टी जन जन के दिल में है और हमारी जो काम है वो सभी में स्वीकार्य है और इन्हीं की बूथों पर हम लगातार इलेक्शंस जीत रहे हैं। तो कोई भी बिना विचार के या बिना किसी विचारधारा के गठबंधन बनाए जा रहे हैं, बनते रहे हैं, पिछले टूट रहे हैं, फिर नए बन रहे हैं, अभी पता नहीं कितने और टूटेंगे बनेंगे। ये इलेक्शंस का समय है और लोग कोशिशें तो करेंगे, लेकिन कोई भी किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए चैलेंज नहीं है। हम बिना किसी जात पात के आधार पर राजनीति करते हैं और उसी तरह से ही हमारे जो काम है वो जनता में रिफ्लेक्ट होते हैं। तो अगर किसी विपक्षी दल को गैर जाट या जाट वाली राजनीति करनी है तो दे आर फ्री टू डू इट, वो जा सकते हैं। ठीक है, ठीक है। वीरेंद्र सोनी जी, आपका रुख करूंगा। बीजेपी का यह कहना है कि उन्होंने जाट वर्सेस नॉन जाट या नॉन जाट को इकट्ठा करना, इस तरह की कोई पॉलिटिक्स करी ही नहीं। कितना सही मानते हैं इस चीज को? देखिए, कैमरे पे तो कोई सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन इस तरह की राजनीति रहती है, पहले भी होती आई है और आगे भी होगी। एक जातीय समीकरण है, उसी हिसाब से बिठाए जाते हैं। तो जब टिकटों का वितरण होता है तो ये देखा जाता है किस आबादी की ज्यादा वहां उम्मीदवार को उतारना, ये सब समीकरण देखे जाते हैं और आप इस समीकरण की कोई उपेक्षा भी नहीं कर सकता। ये बात निश्चित है कि जिस तरह से राजकुमार सैनी जी सक्रिय हुए हैं, उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा ज्यादा जागृत हो रही है, वो समान विचारधारा वाले संगठनों को एकत्र करके महागठबंधन की बात कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि राजकुमार सैनी जी का जो गठबंधन की बात कर रहे हैं इतना प्रभावी होने वाला है। वो अति उत्साह में है। अब बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन हो गया, बहुजन समाज पार्टी पहले इनेलो के साथ थी, आप इनके साथ आ गई। अब विनोद शर्मा जी की बात कर रहे हैं, गोपाल कांडा की बात कर रहे हैं, अकाली दल की कर रहे हैं। अकाली दल के साथ कहां जाने वाला है? अकाली दल तो जो एनडीए का गठबंधन का घटक दल है, तो वो तो अकाली दल तो उधर जाएगा। अब ये अति उत्साह में कहे जा रहे हैं। और अपने विनोद शर्मा जी हैं, वो केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, हरियाणा में मंत्री भी रहे हैं, वो राजकुमार सैनी जी का नेतृत्व कैसे स्वीकार कर सकते हैं? तो इसलिए आम आदमी पार्टी की जननायक जनता पार्टी से चर्चा चल रही है, ये अति उत्साह में है। और एक बात और है, राजकुमार सैनी जी जिसकी अपेक्षा कर रहे हैं कि गैर जाट का वो मोर्चा बना के बड़े प्रभावी हो पाएंगे, हरियाणा के लोग जातीय आधार पर नहीं बंटने वाले। और उनको ये भी देखना है कि राजकुमार सैनी का कोई संगठन कहां है, वो तो एकमात्र अपनी पार्टी के एकमात्र ही नेता है। तो ये अति उत्साह है, ये बात ठीक है। उन लोगों की भावनाएं जो उभार कर अपने साथ कुछ समय के लिए लोगों को जोड़ सकते हैं, लेकिन हर व्यक्ति जो है वो देखेगा विचार और चरित्र, चेहरा ये क्या है। अगर ये अच्छे उम्मीदवार नहीं दे पाएंगे, तो मैंने कल भी कहा था कि ये देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन व्यवहारिक रूप क्या ले पाएगा, इनके उम्मीदवार कैसे होंगे और इनकी वहां तक पहुंच, उम्मीद अपने मतदाताओं तक कैसे पहुंच बनाएंगे, इनका क्या विजन है।
अब ये स्वार्थी लोगों का समूह तो बना लेंगे, लेकिन उस समूह पर जनता कितना विश्वास कर पाएगी, ये देखने वाली बात है। ठीक है, केवल ढींगरे साहब आपका रुख करूंगा। नॉन जाट गठबंधन की हमेशा से राजकुमार सैनी वकालत करते रहे और इसी को लेकर वो उन्होंने एक दल भी बनाया और अब उसी वकालत को वो आगे बढ़ा रहे हैं और अलग अलग लोगों को इकट्ठा करके एक नॉन जाट बड़ा गठबंधन हरियाणा की राजनीति में लाने की तैयारी में है। किसको नुकसान होता हुआ दिख रहा है आपको? क्या आप मानेंगे कि कांग्रेस जिस तरह से उसने तमाम वर्गों को लेकर चलने की बात कही, उसे भी अब डर लगने लगा है कि एक समुदाय के लोग उससे अलग हो सकते हैं, क्योंकि लगातार पैरवी एक बड़े नेता के तौर पर आपकी पार्टी के भीतर भी चल रही है कि एक बड़े नेता हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, उनको चेहरा बनाया जाए। अगर वो चेहरा बनते हैं तो आपकी पार्टी पर फिर एक जाति को आगे बढ़ाने का आरोप लगेगा। ऐसे में जो दूसरा वर्ग छिटकेगा वो राजकुमार सैनी उसे ले जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, एलएसपी इज बीजेपी एंड बीजेपी इज एलएसपी। ये दोनों का घालमेल जो है ये शरारतपूर्ण सिस्टम है, क्योंकि अमित शाह जो हैं वो डायरेक्टली जुड़े हुए हैं इनके साथ, एलएसपी के साथ, और इनको जानबूझ के पोलराइजेशन के कारण इनको पीछे इनकी पीठ पे हाथ रखा हुआ है। तभी इनको बीजेपी ना निकालती है, ना इनके साथ कोई कार्रवाई करती है, ना इनके साथ कोई भी इस तरह का काम कर रही है। और ये शरारतपूर्ण तरीके से वोटों का पोलराइजेशन, जातियों का पोलराइजेशन हरियाणा में बीजेपी इसी आधार पे कर रही है कि अगर ये बीजेपी अपने आप को मानती है कि एक समुदाय की पार्टी है, तो उस तरीके से वोट लेने का सिस्टम जो है वो इस तरीके से ले सकते हैं कि आपस में सभी को लड़वा दो और उसमें ये फायदा लेने की बात करें। तो बीजेपी का ये एजेंडा जो है वो अब सभी लोगों को समझ में आने लग गया। वो केवल एक स्टेट में नहीं है, ये सारी स्टेटों के अंदर है और पूरे देश के अंदर है। और ये जो सारा उन्माद फिलवा रखा है, ये इसके पीछे जो है अमित शाह है और मोदी हैं, क्योंकि ये दो आदमियों की पार्टी है। दोनों आदमियों ने पूरे देश के अंदर पोलराइजेशन लोगों का कर रखा है। नीलम चौधरी जी हंस रही हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये तो जाट नेता थी, बीजेपी में अभी अभी शामिल हुई। इनको क्या पता बीजेपी क्या है? ये तो अभी अभी शामिल हुई है। ये तो पहले जाट नेता थी ये, और जाट नेता पे मेरे साथ डिबेट में ये कई बार एज जाट नेता आती रही हैं। ये ओम प्रकाश जय सांगवान जी के साथ एज जाट नेता डिबेट पे आती रही हैं, मुझे सारा मालूम है। और मैं आपको यह भी बताना चाह रहा हूं, ये बीजेपी में हाल ही में शामिल हुई हैं और बीजेपी की वकालत जो है, क्योंकि एडवोकेट है इसीलिए बड़ी जोर शोर से करती हैं। पर मैं अच्छी बात है वकालत बीजेपी की, लेकिन फैक्ट ही रहेगा, फैक्ट ही रहेगा, झूठ ही रहेगा, सच ही रहेगा। और आपको यह बात बताना चाहता हूं, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 3 बार हरियाणा जलवाया, जाट और नॉन जाट को आपस में लड़वाया, जातियों का पोलराइजेशन कराया, उसमें प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट के लिए खट्टर साहब ने खुद कहा था कि एक बार इसकी रिपोर्ट आ जाए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आज वो ना दूध मिल रहा है ना पानी मिल रहा है, ये सारे गुम हो गए, क्योंकि उनके ऊपर प्रकाश सिंह जी ने बायस्ड रिपोर्ट, उस रिपोर्ट के ऊपर सीधी एक टिप्पणी उस रिपोर्ट के अंदर है कि बीजेपी बायस्ड थी और बीजेपी ने ही हरियाणा जलवाया। और जिस तरह से इनके ऊपर आरोप लगे, उसी तरह ही से उस रिपोर्ट को अंडर टेबल करने का काम इस सरकार ने किया। इन्हीं की कमेटी थी, इन्हीं को उसी कमेटी को इन्हीं के जिस समय उसका रिपोर्ट आई, वो पढ़ लीजिए। नीलम चौधरी ने शायद नहीं पढ़ी होगी, अगर एक बार उसको पढ़ी है, अच्छी तरह से पढ़ेगा। मुख्यमंत्री का ही उसके अंदर चेहरे, मुख्यमंत्री के ऊपर भी और राजकुमार सैनी के ऊपर भी सभी आरोप लग रहे हैं कि इन्होंने जातियों को बांटने का काम हरियाणा के अंदर किया। अभी वरिष्ठ पत्रकार जो बैठे हैं सोनी साहब, इन्होंने बिल्कुल ये चीज का व्याख्यान भी किया कि जातियों को बांटने का काम हरियाणा की सरकार ने पहली बार हरियाणा के अंदर किया। नहीं तो पूरे देश के अंदर भी मोदी जी ने किया, लेकिन हरियाणा के अंदर ये पहली बार हुआ। ठीक है नीलम जी। जी शाकिर जी, अब देखिए, जब जाट आरक्षण के समय जो आंदोलन हुआ था, हम जानते हैं कि सीबीआई के केसेस में बहुत सारे ऑडियो वीडियो सामने आ रहे हैं, जिसमें यह साफ झलकता है कि कांग्रेस के ही कुछ लोग उस वक्त राजनीतिक उथल-पुथल मचाना चाहते थे। और ये हमारे प्रदेश में पहली बार हुआ कि जाट समाज की सारी मांगे मानने के बाद अगले दिन आंदोलन होता है। इट मीन्स वो प्रायोजित था और उसमें कांग्रेस के जिन नेताओं के हाथ से, जिन नेताओं के जो ऑडियोज आए हैं, वे केवल जी अच्छी तरह से जानते हैं कि उनका कितना हाथ है। तो क्या कार्रवाई की आपने? 2 डेज हरियाणा की गवर्नमेंट ने हर चीज को कंट्रोल किया। क्या कार्रवाई की आपने? जिसका हाथ है उसके ऊपर क्या कार्रवाई की?
क्यों जितने इसमें बोलते कैसे? और आपको याद होगा झाका डीजी के ऊपर सवाल उठे, क्या कार्रवाई की आपने? जितनों के ऊपर भी सवाल उठे, जिनकी इंक्वायरी अभी चल भी रही है, सवाल उठे थे, क्या कार्रवाई की? प्लीज सुने, केवल जी प्लीज सुने। होम मिनिस्टर के ऊपर सवाल उठे थे, क्या कार्रवाई की? राजकुमार सैनी के ऊपर सवाल उठे थे, क्या कार्रवाई की? और आप बताइए ना, प्रकाश सिंह की कमेटी में है सारी बात। हार है ना, उसने इतनी उस बुरी रिपोर्ट तरह के से अंदर है बौखलाहट कि में भर दिया कार्रवाई है। बीजेपी ने करनी थी, क्या की? कैंडिडेट मुझे थे ना साथ साथ ये भी बताते जाएं नीलम जी, सिर्फ 900 नीलम वोट से जी अपनी आप जमानत एडवोकेट बचा पाए थे। हैं, मुझे बताते जाएं, जनता को भी बताते जाएं कि डीजीपी के ऊपर सवाल मैं तो उठे हमेशा थे, बताती हूँ। होम मिनिस्टर के ऊपर सवाल उठे थे, राजकुमार सैनी के ऊपर सवाल उठे थे, कौन सी कार्रवाई की आप लोगों ने, यह बता दीजिए। हाँ, तो मैं बता रही हूँ ना, आप लोगों ने ऑडियोज के बारे में बताया जिसमें आपको साफ साफ झलकता है कि आपका कौन सा लीडर किस हद तक उस आंदोलन में इन्वॉल्व था। आपने प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट नहीं पढ़ी? फिर जो वो भी पढ़ी है, नहीं पढ़ी आपने, मुझे लग रहा है भी आने वाली है, आप फिक्र ना करें। आप एडवोकेट हैं, जरा एक बार रिपोर्ट पढ़िए। रहते हैं वो सारी चीजें जो है, जो जाट नॉन जाट वाली राजनीति है, वो आपका समाज करता है। आपने देख लिया, आप जींद में भी तीसरे नंबर पे थे, नगर निगम में तो आज चलो आपने हाथ ही झाड़ लिया। चलिए ठीक है। और जींद चुनाव में आपने हालत देखी, तो इसके लिए आपके पास मुद्दों की बहुत ज्यादा कमी है और आप लोग ही ये क्रिएट कर रहे हैं नॉन जाट और नॉन जाट। जबकि हरियाणा कभी भी हमारी बीजेपी पार्टी इस पक्ष में नहीं रहती, वो सभी के लिए सभी। ठीक है, हमारे साथ प्रदीप जायसवाल की जननायक जनता पार्टी से जुड़े हुए। प्रदीप, क्या हरियाणा की राजनीति एक बार फिर उसी मोड़ पर जाने की तैयारी में है? क्योंकि जब एक जात के विपरीत आप दूसरा गठबंधन तैयार करते हैं, आप कहते हैं कि आप जाट वर्सेस नॉन जाट की राजनीति कर रहे हैं, खुलेआम आप अगर इस तरह की बातें करें और उसके बाद आप एक गठबंधन को लेकर आए चुनावी राजनीति में, और विपक्ष जिस तरह से लगातार आरोप लगाता रहा है कि राजकुमार सैनी को खुद बीजेपी ने खड़ा किया है, तो ऐसे में किस तरह की राजनीति अब हरियाणा में आप लोग देख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जातिवादी रूपी जो जहरीला पौधा लगाया था, लगातार भारतीय जनता पार्टी उस जहरीले पौधे को सींचने का काम करी और जातिवाद संप्रदायवाद को लगातार बढ़ावा दे रही है। न केवल हरियाणा प्रदेश में अपितु पूरे भारतवर्ष में। मैं आंकड़ों के साथ कह रहा हूं, भारतवर्ष में एक भी स्टेट आप ऐसी बता दीजिए, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी हो और दंगे ना हुए हों। एक भी स्टेट आपको नहीं मिलेगा जहां भी इनकी सरकार बनी, कई धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, अक्षेत्रवाद के नाम पर, भाषा के नाम पर इन लोगों ने दंगे कराने का काम किया। और मैं तो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, राजकुमार सैनी जी जब जाति विशेष के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग करते थे, गालियां देते थे, गंदी गंदी भाषाएं प्रयोग करते थे, उस समय भारतीय जनता पार्टी ने राजकुमार सैनी जी पर कार्रवाई क्यों नहीं की? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अप्रत्यक्ष रूप से इस जातिवादी रूपी जहरीले पौधे को सींचने का काम कर रही है। मैं दावे के साथ कहता हूं, राजकुमार सैनी भारतीय जनता पार्टी के एक एजेंट हैं और भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। और मैं और इसके साथ साथ और कहना चाहता हूं, ये दुर्भाग्य कहना चाहता हूं इस देश और प्रदेश का, जहां मुद्दे स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, रोजगार व खेल नीति, ये मुद्दे होने चाहिए, वहां मुद्दा जातिवाद और संप्रदायवाद सिमट कर रह जाता है। जहां फ्यूचर में क्या कार्य होने चाहिए, क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए, युवाओं को रोजगार कैसे मिलने चाहिए, खिलाड़ियों को सुविधाएं कैसे मिलनी चाहिए, ये मुद्दे होने की बजाय जब जाति विशेष के मुद्दों को लेकर जो लोग चुनावी गठजोड़ कर रहे हैं, हरियाणा प्रदेश की जनता उनको जरूर जवाब देगी, करारा जवाब देगी, क्योंकि हरियाणा प्रदेश भाईचारे के लिए जाना जाता है। और जिन लोगों ने इस हरियाणा प्रदेश के भाईचारे को खराब करने का प्रयास किया और लगातार इस तरह के प्रयास कर रहे हैं, आने वाले चुनाव में हरियाणा प्रदेश की जनता उनको उनकी औकात बताएगी और हरियाणा प्रदेश के भाईचारे का एक ऐसा उदाहरण पेश करेगी कि पूरे भारतवर्ष में एक संदेश जाएगा। नीलम जी, आरोप यह कि जिस वक्त राजकुमार सैनी इस तरह की बयानबाजी कर रहे थे, तब पार्टी ने कुछ नहीं किया, और जब स्थिति बाहर होने लगी और तब उन्हें एक शो कॉज नोटिस दिया गया, उसको भी राजकुमार सैनी ने उसका भी जवाब नहीं दिया। लेकिन उसके बाद भी लगातार वो पार्टी के सांसद बने रहे। आप लोगों ने लोकसभा स्पीकर को भी नहीं लिख के दिया कि ये हमारी पार्टी के सांसद नहीं है, इनके इस बैठने की व्यवस्था अलग की जाए। आपने अभी तक उन्हें तकनीकी तौर पे अपना सांसद मान रखा है। कार्रवाई हो रही है, बयानों के जरिए हो रही है, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रही। और जब तक आप लोग इस तरह की कार्रवाई नहीं करेंगे, तब तक विपक्ष तो यही कहता रहेगा ना कि ये आप ही की बी टीम है। जी देखिए, पहली बात तो ये, हमारी बी टीम तो सारी बन जाती है, एलएसपी भी बन गई है, कभी कहते हैं कांग्रेस हमारी बी टीम है, कभी कहते हैं जेजेपी, नैलो भी हमारी में। एटलीस्ट जो है
भाजपा हमेशा ए टीम रही है। राजकुमार पहली सैनी जी choice किस रही पार्टी है। के सांसद जी, आप बताइए, बी एक टीम मिनट, क्यों एक नहीं है? मिनट। किस हाँ, पार्टी एक के मिनट सांसद हैं? सुनिए तो आपने अपनी कंडीशन क्या ज्यादा क्लियर कर दी है। एक सेकंड रुकिए जरा। पहली बात तो ये कि भारतीय जनता पार्टी को किसी की भी आवश्यकता नहीं है, किसी की बैसाखी की आवश्यकता नहीं है। आज हम अपने बूते पर खड़े हैं, अपने कामों, अपनी ट्रांसपेरेंसी, अपनी ईमानदारी के बूते पर खड़े हैं। पिछले 4-4.25 साल में हरियाणा में बहुत कोशिशें हुई हैं कि किसी न किसी तरह से कोई न कोई किसी तरह का उपद्रव मचाया जाए, बहुत कोशिशें होती हैं, लेकिन वो सबकी धराशायी हो जाती है। शाकिर जी, एक चीज मैं आपको बताती हूँ, अगर कभी सरकार के खिलाफ कभी रोष होता है तो हमेशा जनता सड़कों पर आती है। हमने पिछली सरकारों में देखे हैं, बहुत बड़े बड़े आंदोलन भी हुए हैं। इनके किसी भी एक कार्य में आप देखें, एक बार भी जनता सड़कों पर नहीं आई है। केवल कुछ वर्ग जो राजनीतिक लोग हैं उन्हें उकसाकर जरूर सड़क पर ले आते हैं। तो आप देखें जिस तरह से हम लोग इलेक्शन जीत रहे हैं हरियाणा में, हमारी जो साख है वो बहुत चुभती है इन अपोजिशन पार्टीज को। तो ये तलाशते रहते हैं कुछ ना कुछ। तो इनके पास तो कुछ मुद्दा बचा नहीं। अब कांग्रेस की हालत आप देख लेना, इनका सबसे अच्छा कैंडिडेट भी हार गया। 90 सीट हैं, कहां से लाएंगे इतने कैंडिडेट तक नहीं बचे, कार्यकर्ता नहीं बचे, और ये बातें इतनी बड़ी बड़ी करते हैं। ठीक है, एक एक करके आता हूं। प्रदीप, पहले आप कुछ कहना चाह रहे हो केवल जी, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। प्रदीप। शाकिर जी, आपको तो पता ही होगा, मैं बीजेपी प्रवक्ता को बताना चाहता हूं, शायद ये अनजान बनने का प्रयास कर रही हैं। इस प्रदेश में लगातार 3 बार दंगे हुए भारतीय जनता पार्टी सरकार आने के बाद। सैकड़ों युवा साथी पुलिस की और पुलिस मुझे पता है, आपके बताने की जरूरत नहीं है, आपको नहीं पता। हरियाणा प्रदेश के सैकड़ों कंप्लीट आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था। सुनिए, आप सुनिए, संयम रखिए, बोखलाइए ना, आप बोखलाइए ना, बहन जी ध्यान से सुने। आप नहीं हुआ है, आप अपनी बात कह लीजिए, आपकी बात पूरी हो जाएगी तब मैं बोलूँ। आप अपनी बात कह लीजिए, जब आपकी पूरी हो जाए तो बताइएगा। ठीक है, आपकी बात पूरी होगी, आपकी बात पूरी होगी, अब सुने। आपको दंगे शब्द का मतलब पता होना चाहिए। जब आपका समय था, जब जिस तरह के दंगे होते थे, सैकड़ों की संख्या में हरियाणा प्रदेश की जनता को मारा गया, अप्रत्यक्ष रूप से हत्या कभी नहीं हुआ। गृह मंत्रालय फेल हुआ, गृह मंत्रालय मनोहर लाल खट्टर जी के पास था। किस तरह की बातें करें आप तो किस तरह की चर्चा करें, आपको पता ही नहीं है क्या? आपको पता नहीं है? नहीं, फरवरी 2016 में कितने युवा साथियों की जान गई, क्या आपको पता नहीं है? डेरा प्रमुख को सजा हुई, डेरा प्रमुख को सजा हुई उस समय डेरा प्रमुख के अनुयायियों को किस तरह से मारा गया था? क्या हमने तो किस तरह की बातें कर रही हैं? आपके शिक्षा मंत्री ने यह कहा था कि धार्मिक कार्यक्रमों पे अनुयायियों पर कोई धारा 144 नहीं लगती। रामविलास शर्मा जी की स्टेटमेंट आपको पता नहीं क्या? शायद आप भारतीय जनता पार्टी में नई आई है और नई आई है, इसलिए अपनी जो है बयानबाजी कर रही है। आपको तथ्यों के बारे में नहीं पता, आपको तथ्यों के बारे में नहीं पता। रामविलास शर्मा जी की स्टेटमेंट आपको नहीं पता। आप अपनी वफादारी दिखाने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रही है, आपको पता ही नहीं है। आपको पता ही नहीं, आपके पास फैक्ट नहीं, तथ्य नहीं, जानकारी नहीं है। सैकड़ों की संख्या में पुलिस के रिकॉर्ड के अनुसार, सैकड़ों की संख्या में पता है। ठीक है, केवल जी, प्रदीप, केवल जी भी कुछ जनरल नॉलेज कंपटीशन नहीं चल रहा, मैं आपको बताना चाहता हूँ सैकड़ों की संख्या में, ठीक है, सैकड़ों के अनुसार हरियाणा प्रदेश हरियाणा प्रदेश 3 बार दंगों में झोंका गया है, 3 बार दंगों में झोंका गया भारतीय जनता पार्टी के। ठीक है, प्रदीप केवल जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। तक नहीं बोला। प्रदीप केवल जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रदीप केवल जी तथ्यों के साथ चैनल पर। ठीक है, प्रदीप मैं आता हूं आपके पास। केवल जी क्या कुछ कहना है? नीलम जी तो मानने को तैयार नहीं है कि कुछ हुआ भी था हरियाणा में। प्रदीप जी ने बताया जी 3 बार दंगे हुए, ऑन रिकॉर्ड है, और 100 आदमी पुलिस की गोली का शिकार हुआ। पुलिस किसकी थी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार की। दोषी कौन था? हाई कोर्ट ने सीधे आरोप लगा रखे हैं मुख्यमंत्री के। सुन लीजिए, डीजी मुख्यमंत्री का नुमाइंदा होता है, उसके अंदर काम करता है। होम मिनिस्टर जो होता है खुद मुख्यमंत्री है, और होम सेक्रेटरी जो है उसका गवाह है। होम सेक्रेटरी और डीजी को कोर्ट ने बुलाया, और जो पंचकुला में दंगा हुआ उसमें कोर्ट ने टिप्पणी की है उन दोनों के ऊपर टिप्पणी की है। आप ये देखें, सुनिए मैडम, सुन लीजिए,
आपका हाँ, जाने का आपके वक्त आ गया, बांद्रा सुन के लीजिए, cases चल रहे आपके हैं। जाने का वक्त आ गया। नेशनल लोग हेराल्ड का केस है। लोग आपको आप लोग जो एक ही है, बार आपके जो जनता लीडर पार्टी, थे, corrupt लीडर एक ही थे, बार आज की डेट बीजेपी में कोर्ट पावर के में आई, चक्कर लगा रहे हैं। एक ही तो बार। वो जो बौखलाहट है, सुनिए, आपके पास कुछ अरे नहीं है सुन तो कहने के लीजिए, लिए। बौखलाहट तो आपकी है। एक मिनट सुनिए, हमारी तो है ही, नीलम जी आपने सुन लीजिए, इलेक्शन सभी के जीते, जीत भी बीच इलेक्शन सभी के जीता, बीच चौथे कभी नहीं बोलने का जीता था। ठेका ले रखा है आपने, सभी के बीच में बोलने का ठेका ले रखा है क्या? आप किस तरह से बोल रहे हैं? आप चुप करिए, सुनिए मेरी बात, सुनिए आप। चलिए जिस तरीके से इन्होंने हरियाणा 3 बार जलवाया, जिस तरीके से 100 आदमी पुलिस की गोली का शिकार हुए, जिस तरीके से हाई कोर्ट ने होम सेक्रेटरी पे और डीजी पे टिप्पणियां करी, डीजी साहब ने यह कह दिया हमारे गोले खत्म हो गए, जिस समय जाट रक्षण का मुद्दा था। किस तरह से भद्दे मजाक हरियाणा की जनता के साथ इन लोगों ने किए, और इनके आप कभी अपने लीडर से पूछेंगे उन्होंने इस तरह की बयानबाजी क्यों की कि वहां ये जला, वहां पे आग लगाओ? ऊपर पानी डालना चाहती आप है। पहले ये हरियाणा अपने- के अपने- इतिहास में अपने- लिखा गया। अपनी चादर ये पर नीलम देखें चौधरी जी कितने क्या दाग हैं, बताएंगी इसके इनको पीछे जिनका किसका हालात हाथ खराब था? हो? जिस अमित शाह और मोदी ने हरियाणा को आप और पूरे कितना देश खुशी- के साथ जो गद्दारी की है, अमित शाह जिस तरह जी, से हरियाणा और प्राइम देश को मिनिस्टर जलवाया ने है, देश को कहां पे लाके आपके खड़ा किया रोकने है? से रुकेगा नहीं। ठीक है, एक ब्रेक का वक्त हो रहा है और ब्रेक के बाद भी चर्चा आप कितनी हम भी- जारी रखेंगे, कितनी भी क्योंकि जिस advocacy तरह करें, की होगा नहीं। राजनीतिक गठबंधन अब हरियाणा की राजनीति में बनने जा रहे हैं, ये तमाम मुद्दे चुनावी मुद्दे बनेंगे, और जब चुनावी मुद्दे ये उठेंगे तो चुनावी जनसभाओं में जनता पर क्या कुछ ये प्रभाव डाल पाएंगे, इन तमाम चीजों पर चर्चा। तो चर्चा हम कर रहे हैं कि किस तरह से हरियाणा की राजनीति में नॉन जाट गठबंधन असर डाल सकता है, किस पार्टी के वोट बैंक पर और किस पार्टी की सियासत को इफेक्ट कर सकता है। वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ बने हुए हैं। वीरेंद्र सोनी जी, ब्रेक से पहले जिस तरह से चर्चा चली और तमाम चीजें एक बार फिर हरियाणा में जिस तरह से 3 बार जो कानून व्यवस्था की स्थिति बनी थी, उन तमाम चीजों पर जाकर टिक गई। एक बार फिर जाट आरक्षण का मुद्दा जिस तरह से उठा था हरियाणा में, और उसके बाद जो लोगों की मौतें हुई थी, उन तमाम चीजों पर जाके ये चर्चा रुक गई। अगर एक बार फिर इसी तरह की राजनीति होती है, इस तरह के गठबंधन फॉर्म होते हैं, तो क्या ये तमाम मुद्दे फिर चुनावी राजनीति का हिस्सा बन जाएंगे? नहीं, अवश्य चुनावी राजनीति का हिस्सा अवश्य बनेंगे। अब देखिए, लोकसभा चुनाव में जो टिकटों का वितरण होगा वो भी जातीय आधार पर ही होगा, उसमें इतना न उभार आए। लेकिन जब विधानसभा चुनाव होंगे तो विधानसभा चुनाव के अंदर यह मुद्दा हावी रहने वाला है। उसका कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मनोहर लाल जी को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर रखा है। वो आगे आने वाले समय में भी मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे। लेकिन अन्य समुदाय के लोग किस रूप में ले रहे हैं, विपक्षी दल जो है इस मुद्दे को उभारेंगे। अब जब मुद्दे को उभारा जाएगा तो निश्चित रूप से जातीय उन्माद जो है भड़केगा। सब अपने अपने ढंग से इसकी व्याख्या करेंगे, भाई मुख्यमंत्री कौन हो, किस वर्ग से हो, किस समुदाय से हो। इस बात को लेकर ये काफी चर्चा रहेगी। और एक बात ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए, अन्य दलों में भी, अब कांग्रेस के लिए भी ये दुविधा बनी हुई है, जातीय आधार पर दुविधा बनी हुई है। अगर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक तंवर को हटाया जाता है तो किसको बिठाया जाए? तो एक दलित चेहरे को उठा के किसको, क्या दलित को लाया जाए या किसी जाट को बनाया जाए? तो मतलब जातीय आधार पर तो सब लोग बटे हुए हैं। इस तरह का एक संकट पैदा हुआ है। लेकिन विधानसभा चुनाव के अंदर उन्माद ज्यादा पैदा होगा, लोकसभा चुनाव के अंदर टिकटों का वितरण तो इसी आधार पर होगा ही होगा। ये मुद्दे भी उठेंगे, हरियाणा को जिलाने का ये सब जितने घटनाक्रम हुए हैं, इन मुद्दों को उठाया जाएगा, जो सामाजिक समरसता को, राजनीतिक हितों के लिए जो है ठेस पहुंचाई जाएगी। लेकिन हरियाणा का मतदाता बड़ा प्रबुद्ध है, मतदाता जानता है कौन किस मुद्दे को किस उद्देश्य से उभार रहा है। मुझे नहीं लगता ये चेक गैर जाट का मुद्दा बने, गैर जाट का गठबंधन बने, लेकिन मतदाता जानता है वो जातीय भंवर में नहीं फंसेगा। लेकिन फिर भी राजनीतिक दलों से ये अवश्य प्रयास रहेगा कि उस मुद्दे को बुलाने का पूरा प्रयास करेंगे, हितों के लिए इस बात को सिद्ध करने की कोशिश करेंगे कि वो अपने जाति विशेष के जो है सर्वोच्च नेता हैं। और इसकी आड़ के अंदर कई बार जो है आवश्यकता से अधिक उन्माद भी फैल जाता है। ठीक है, नीलम जी मैं आपके पास आऊं, क्योंकि जिस तरह से अब बयान एक और आया है ओम प्रकाश चौटाला का, उन्होंने कहा कि बीजेपी के साथ हम जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते, चुनाव से पहले नहीं तो चुनाव के बाद जा सकते हैं। कह रहे, उन्होंने कहा कि इससे पहले भी हमने गठबंधन किया भारतीय जनता पार्टी के साथ, गठबंधन होते रहते हैं और इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि हम अकेला चलेंगे, हमें गठबंधन की जरूरत नहीं। ये तो गलत बात हुई ना, जब आपको जरूरत थी तब तो आपने गठबंधन कर लिया, अब आप मजबूत हो गए तो आप इंडियन नेशनल लोकदल को पूछ भी नहीं रहे।
जी नहीं शाकिर जी, ऐसी बात नहीं है। आप देखिए, हम जो अपने सारे इलेक्शंस हैं अपने विकास के कार्यों पर ही बेस्ड होते हैं। जैसे हमारी आयुष्मान सेवा है, किसी खास वर्ग के लिए तो नहीं है। उज्ज्वला स्कीम थी, वो किसी खास वर्ग के लिए नहीं थी। तो जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस हैं, किसानों की आय है, जितने भी हम करते हैं, कभी भी हमारे सामने ये नहीं होता कि इस जात का या उस जात का है। तो हमारे ऑनरेबल सीएम साहब का हर एक जगह, हर कंस्टिट्यूंसी में पूरा ध्यान होता है। तो इस वक्त भी हम तो सिर्फ विकास की बातें करते हैं, हमारी नीयत भी साफ है, हमारी नौकरियों में भी ट्रांसपेरेंसी है। लेकिन जो दूसरे मुद्दे वो दूसरी पार्टियां उठा रही हैं, हम नहीं उठा रहे। पहली बात तो ये। दूसरा, जहां तक इनेलो का सवाल है, हाँ हमेशा से बहुत बार हमारा उनके साथ गठबंधन भी हुआ है और चला भी है। और फिर ऐसा नहीं है कि हम किसी को भी ना कहते हैं। अगर कोई भी हमारी नीतियों के साथ अगर मेल जोल रखता है, उन्हें स्वीकार करता है, तो भाजपा के पास भी सबके लिए रास्ते खुले हैं। ऐसा नहीं है कि हम ये कहते हैं कि हम नहीं करेंगे। लेकिन आज के समय में हमारी स्थिति ऐसी है कि जनता में स्वीकार्यता है और जनता भारतीय जनता पार्टी को ही अगला मौका देना चाहती है। ठीक है, मैं नहीं समझता कि जब आपने बीजेपी और इंडियन नेशनल लोकदल का गठबंधन हुआ था तब में और अब की स्थिति में आपकी विचारधारा में या आपकी जो कार्यशैली है उसमें कोई परिवर्तन आया हो या एनएलडी की विचारधारा कहीं बदली हो। तो विचारधारा तो तब भी वही थी जो अब है। ऐसे में संभावना जो व्यक्त की गई ओम प्रकाश चौटाला की तरफ से, बड़े मंझे हुए राजनेता हरियाणा की राजनीति को बारीकी से जानते हैं, वो भी देख रहे हैं कि आखिर कहां वो जा सकते हैं और उन्हें अपना घर भारतीय जनता पार्टी ही दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों, ऐसी स्थिति क्यों बन रही है? जी देखिए, एक तो इनेलो इसका खुद जवाब दे सकती है, क्योंकि उनकी यहाँ जो बंटवारा भी एक तो कंप्लीट बंटवारा नहीं हुआ है, अभी भी कुछ इधर से उधर जा रहे हैं, वो चल रहा है। नेचुरली ओम प्रकाश चौटाला जी एक मजे हुए राजनीतिज्ञ तो है ही है, और इनेलो एक पुरानी पार्टी है, देवीलाल जी से जुड़ी हुई है, तो नेचुरली वो उसका भी भविष्य देखते हैं। और ये भी सही है कि पूर्व में भी हमारे उनके साथ समझौते हुए हैं, तो अभी आने वाले समय में नेचुरली वो भी चाहेंगे कि समझौता करें। लेकिन अभी ऐसा भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कोई इरादा नहीं है किसी को साथ लेकर चलने का। केवल जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले वीरेंद्र सोनी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, वो सुन लेते हैं। वीरेंद्र सोनी जी, मैं आपको बता दूं, जब भाजपा प्रवक्ता भी भाजपा में नहीं थे और मनोहर लाल जी भी तब राजनीति में नहीं थे। महम उपचुनाव के बाद जो हिंसा पनपी थी, उसको हिंसा के बाद जो विधानसभा चुनाव हुआ था, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव घोषणा पत्र की पहली पंक्ति थी कि हम हरियाणा की जनता से माफी मांगते हैं कि हमने लोक दल से गठबंधन किया था। मतलब उस समय के चुनाव घोषणा पत्र की पहली पंक्ति थी कि हमने राज्य की जनता से माफी मांगते हैं कि हमने लोक दल से गठबंधन किया। तो ये अब कह रहे हैं कि हम इनेलो के साथ भी हो सकता है, चुनाव के बाद भी हो सकता है। राज्य की जनता उस बात को भी नहीं भूली है जब उसमें बीजेपी ने राज्य की जनता से माफी मांगी थी लोक दल से गठबंधन के लिए। ठीक है, नीलम जी कुछ कहना चाहें? अगर हम उनसे गठबंधन चाहते हैं जी, मैंने कहा कि वो जो इनेलो है वो चाहती है। आज के समय में जो है भारतीय जनता पार्टी को किसी की बैसाखी की आवश्यकता नहीं है, किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं है। हम सेल्फ सफिशिएंट है और अपनी ही ईमानदारी के बूते पर सामने जाते हैं। केवल जी, बीजेपी कह रही है कि अब हमारे पास, हम अपने पैरों पे खड़ा होकर खुद चलना जानते हैं, लिहाजा आप कौन है हम जानते नहीं। देखिए, जिस समय 2005 से पहले का वक्त था और 1999 के बीच का वक्त था, उस समय बीजेपी को आईएनएलडी की बहुत सख्त जरूरत थी, क्योंकि ये बीजेपी आईएनएलडी की विसाखियों के साथ चल सकती थी, अदरवाइज इनका हाल जो है बेहाल था बीजेपी का। और जिस तरह से ओम प्रकाश चौटाला बीजेपी को लताड़ते थे, अपने टांगों के नीचे लिटा के बीजेपी के लोगों को, उसी तरह से ये लोग लितड़ते थे और इस तरह से ही नीचे रहते थे। आज की डेट में भाजपा जो है अब आईएनएलडी को लताड़ने का काम कर रही है। अभी तभी कह रहे हैं, आपकी भाषा में बता रहा हूं ना, कि आपने ये अभी कहा कि हमें जरूरत नहीं है। अब ये आईएनएलडी को लताड़ना चाहते हैं अपने नीचे। और एक छोटे से, सुन लीजिए नीलम जी, आने वाले टाइम में ये दिखेगा हरियाणा की जनता को। ये आने वाले टाइम में हरियाणा की जनता को दिखेगा, अपने पैरों के नीचे लताड़ते हुए सीटें देंगे आप उनको। मैं बता रहा हूँ, ये जनता को दिखेगा। ये आज जो हमारी, एक सेकंड सुनिए, ठीक है, आज जो डिबेट हो रही है ना, इसका आयाम जो है, अरे सुनिए केवल जी, नीलम चौधरी जी, थोड़ा मैं ये कह रहा हूं, जब आने वाला टाइम आएगा तो ये आपको इसी तरीके फिर बोल रहे हैं बीच में। अरे थोड़ा बहुत तो चलता रहेगा केवल जी। अरे केवल जी नाराज नहीं, तो सही ना, मेरी बात पूरी तो ठीक है, मेरी बात पूरी नहीं होने देती ना। ठीक है, आप बोलिए, फिर प्रदीप के पास जाना है मुझे। आने वाला आयाम दिखेगा और ये दिखेगा
कि जो जिस समय ये लताड़ते हुए दिखेंगे तो हम इस चर्चा पे जरूर बैठेंगे और नीलम चौधरी जी को फिर बुलाइएगा और उस समय बात होगी। पर एक चीज मैं बताना चाहता हूं, जिस तरह से मोदी जी और अमित शाह ने महाराष्ट्र के अंदर मराठाओं का अलग किया, गुजरात में पटेलों को अलग किया, अपना J&K में PDP वर्सेस बीजेपी और पाकिस्तान के झंडे लहराते रहे, इसी तरह हरियाणा के अंदर जाट वर्सेस नॉन जाट किया, इसी तरह से पूरे देश के अंदर जिस तरह से दंगे भड़काने का काम बीजेपी ने किया, ये इन 4.5 सालों के अंदर अंदर किया। और ये बात पूरी हरियाणा की और देश की जनता अब जानती है और इसका जवाब जो है वोटों के जरिए अब मिलने वाला है इनको। ठीक है, 51 डेज आपको कभी जीत की चिंता ने दे दिया था। ठीक है केवल जी, जो आपका करप्शन का इतिहास है वो सब जानते हैं। ठीक है, ये थोड़ी बहुत जो है नोकझोंक ये चलती रहेगी, नाराजगी की कोई जरूरत नहीं है। केवल जी थोड़ा मुस्कुराते हुए बातचीत करते रहे तो बहुत बढ़िया। मैं नाराज नहीं हूँ, लेकिन वो जल्दी नाराज हो जाते हैं जब करप्शन की बात आती है। चलिए ठीक है, प्रदीप के पास आऊंगा। ठीक है प्रदीप, जिस तरह से ओम प्रकाश चौटाला का ये बयान आया है कि वो बीजेपी के साथ भी गठबंधन करने की सोच सकते हैं, तो क्या ये आप लोगों की अलग पार्टी बनाने का इफेक्ट है कि अब उन्हें दिखने लगा है कि अब इंडियन नेशनल लोकदल अपने दम पर ना तो आगे चुनाव में जा सकती है और ना ही अब उसे कोई और साथी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? शाकिर जी, पहले तो मैं आपको दुरुस्त कर बता दूं कि इंडियन नेशनल लोकदल से हमें एक षड्यंत्र के तहत बाहर निकाला गया था। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला जी व अन्य तमाम जो बड़े नेता थे उनको एक षड्यंत्र के तहत INLD से बाहर निकाला गया था। कुछ लोग इस पार्टी पर कब्जा करना चाहते थे, परंतु मैं तो उनको कहना चाहता हूं, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी व उनके दोनों बेटे व तमाम जो मेहनती कार्यकर्ता थे, उनके बिना आज इंडियन नेशनल लोकदल इस हाशिए पर पहुंच गई है कि किस तरह से इस चैनल के माध्यम से भी लोग देख रहे हैं और अन्य स्टेटमेंट जो आती हैं उनमें भी स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल जो बची हुई है 3200 या 3000 के आसपास जो बची हुई है उसको किस तरह से धुतकार रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री तो ये कहते हैं कि हमें कोई जरूरत नहीं है और इंडियन नेशनल लोकदल के लोग ये कह रहे हैं कि हम तो बीजेपी के साथ जाएंगे, जबरदस्ती जाएंगे। क्या ये हालात नहीं होते अगर आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी व दुष्यंत चौटाला जी, दिग्विजय चौटाला जी व तमाम मेहनती कार्यकर्ता व नेताओं को एक षड्यंत्र के तहत बाहर नहीं निकाला जाता। हमने तो पार्टी का नाम, सिंबल, झंडा सब कुछ उन लोगों को तोहफे में दे दिया था कि आप इसको संभाल कर रखिए, परंतु जैसा डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने जिंदगी धरा पर पहले ही दिन कह दिया था कि एक भी चुनाव अब ये पार्टी नहीं पकड़ पाएगी, वैसे ही हालात हुए। हम तो 6% के आसपास मान रहे थे, परंतु ये लोग तो 3000 वोटों तक सिमट कर रह गए और लोकसभा चुनाव में तो सुपड़ा साफ हो जाएगा। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि इंडियन नेशनल लोकदल जो बची हुई है उसमें अभय सिंह चौटाला जी आने वाले समय में इन्हीं हालात में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। अब जींद का जो उपचुनाव था वो एक सेमीफाइनल उपचुनाव था, सिर्फ 2 ही टीमें बची हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी जो आज सत्ता में है और उसके विकल्प के तौर पर जननायक जनता पार्टी जो चौधरी देवीलाल जी की नीतियों पर चलकर दुष्यंत चौटाला जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश में सरकार बनाएगी। जो RSS के लोग हैं, ये जातिवाद और संप्रदायवाद की राजनीति करने वाले जो लोग हैं, घुटनों के बल रेंग कर वापिस गुजरात की तरफ निकल जाएंगे। हम जातिवाद संप्रदायवाद का मुद्दा लेकर नहीं, बल्कि हम विकास का मुद्दा लेकर, एक फ्यूचर का रोड मैप लेकर, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाएं, किसान और जवान के मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरेंगे। चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को लेकर चुनाव में उतरेंगे और विकास के मुद्दे को लेकर वह अन्य तमाम इस तरह के जो मुद्दे हैं जो आज हरियाणा प्रदेश ही पूरे भारतवर्ष की जरूरत है। रोजगार सबसे बड़ी समस्या, किसान की जो हालात है वो सबसे बड़ी समस्या है। इस तरह के मुद्दों का समाधान की बात को लेकर हम चुनाव में भी उतरेंगे और भारतीय जनता पार्टी के हालात वैसे कर देंगे जैसे जिंद उपचुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल व कांग्रेस के हालात हो गए। अब एक पार्टी बची, भारतीय जनता पार्टी, कुछ समय के बाद भारतीय जनता पार्टी की लगाने का काम करेंगे। ठीक है वीरेंद्र सोनी जी, नीलम जी मैं आता हूं, वीरेंद्र सोनी जी से एक कमेंट ले लेता हूं क्योंकि समय भी थोड़ा कम बचा है। वीरेंद्र सोनी जी, जिस तरह से ओम प्रकाश चौटाला का ये बयान आया, क्या लग रहा है आपको ओम प्रकाश चौटाला को एहसास हो गया है कि प्रदेश की राजनीति में अब INLD उस स्थिति में नहीं है कि अकेले दम पे जाए और जो साथी जिसके साथ गठबंधन किया वो भी छूट के अलग हो जा रहे हैं, तो वो एक राजनीतिक स्थिति को भाप रहे हैं और संकेतों में ये बात भी कह रहे हैं कि जरूरत जहां पड़ेगी वहां जाने को तैयार है?
देखिए, अभय सिंह चौटाला कह रहे हैं हमारा गठबंधन जनता के साथ है जी। ओम प्रकाश चौटाला जी कह रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी से भी गठबंधन को तैयार हैं, जब बीजेपी के लोग मना कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन इस बात को देखो, कार्यकर्ताओं में मनोबल बढ़ाने के लिए ऐसे बातें कही जाती हैं। अब उन्होंने 1 मार्च को हांसी में अपनी रैली रखी है, और हांसी में रैली रखने का उद्देश्य आप भी जानते हैं, जननायक जनता पार्टी के प्रवक्ता भी समझते हैं कि हांसी में रैली रखने का क्या औचित्य हो सकता है। तो कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाने के लिए कई बार ऐसे बातें की। उन्होंने कहा कि जब चुनाव होंगे तो मैं जेल तोड़कर भी आ जाऊंगा। तो मतलब कार्यकर्ताओं के मनोबल बढ़ाने के लिए ये बातें कही जाती है, उसी रूप में कही गई होंगी उनको। लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी अब कोई उनके साथ गठबंधन की पहल करेगी। चुनाव के बाद तो हो सकता है, अगर ये दोनों दल एक रहते, अगर इनेलो में बिखराव नहीं होता तो इनेलो की जैसी संभावनाएं बनती, तो पूरी इस बात की संभावना थी कि दोनों में भारतीय जनता पार्टी और इनेलो में गठबंधन हो जाता। लेकिन आज की जो स्थिति है, प्रदीप के पास चुनाव से पहले तो कोई संभावना है नहीं, चुनाव के बाद कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब मेरे पास समय कम है, 3 मिनट मेरे पास बचे हैं, बहुत छोटे छोटे में नीलम जी, बहुत छोटे में आप इन तमाम चीजों को समअप कीजिए कि आखिर क्या स्थिति अब आप लोग देख रहे हैं। जी देखिए, अभी जेजेपी के प्रवक्ता बार बार एक बात कह रहे थे, लोकदल जो बची हुई है, इट मींस जो बंटवारा हुआ है वो लोकदल का हुआ है। डीएनए जो जेजेपी बनी है, डीएनए उसमें भी वही लोकदल वाला ही है, कोई नई पार्टी नहीं, कोई नई विचारधारा नहीं है। तो वो उनकी आपस की लड़ाई है, जो जीत में भी नजर आई थी वो अभी और चलेगी। अभी उनका काफी बंटवारा भी कंप्लीट होना है। दूसरा, आप देखिए जो कांग्रेस है उसकी कितनी बुरी तरह से फजीहत हुई है, सब इकट्ठे होकर भी ड्रामा कर लिया तो भी वो कुछ नहीं कर पाए। तो उनकी जो आपसी फूट है ये उसी से नहीं निकलते, जनता तो कहीं भी जाए। आज के समय में हम जो विकास के मुद्दे लेकर बात करते हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है ऑब्जेक्ट करने के लिए। ये जो नए नए इश्यूज उठाए जा रहे हैं ना कि जात पात का लेकर, ये भी यही उठा रहे हैं, हम तो नहीं कभी उठा रहे। ठीक है। अब नए नए गठबंधन भी इसी उम्मीद से बच रहे हैं कि शायद वो अपनी इज्जत, अपना जो जगह है वो बनाए रखे। कोई भी आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती के लायक नहीं है। हमारे काम, हमारे जो है वो जनता को स्वीकार्य है। केवल जी केवल जी, देखिए, मेरा कोई नीलम जी से कोई वो नहीं है। मैं तो आपको सिर्फ इतनी चीज कहना चाहता हूं, नीलम जी जो है गलत किश्ती में सवार हो गई हैं, उनको पता नहीं है कि बीजेपी की किश्ती डूबने वाली है। और दूसरी बात बताएं, 1 मिनट में बताना चाहता हूं, कांग्रेस हाईकमान जो है वो मेरिट के आधार पे, अगर जो हरियाणा के अंदर प्रेसिडेंट और जो विपक्ष का नेता और एलएसपी का जो अभी जो चेहरा प्रोजेक्ट करने जा रही है, और मुझे लगता है कि ये संभावना 1-2 दिन के अंदर ये हो जाएगा। तो अगर ये हो जाता है तो हम हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा सीटें और सारी विधानसभा हम कांग्रेस जीतेगी। और इन सारी पार्टियों का क्लियर आपको बता रहा हूं कि एक आदमी भी नहीं दिखेगा। ठीक है, 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतेंगे और 80 के करीब विधानसभा जीतेंगे हम। ठीक है, प्रदीप। देखिए, मैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कहना चाहता हूं कि ये जातिवाद से हरियाणा प्रदेश मुक्ति चाहता है और विकास की तरफ आगे बढ़ना चाहता है, और उसका विकल्प है जननायक जनता पार्टी। और कांग्रेस के साथी से भी एक बात पूछना चाहता हूं, ये कहते हैं कि अगर मेरिट के आधार पर जिम्मेवारी देते हैं, तो क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को आगे करके चुनाव लड़ा गया था, वो मेरिट के आधार पर नहीं था? क्या आपके प्रदेश अध्यक्ष जो बनाए गए तंवर साहब, वो मेरिट के आधार पर नहीं बनाए गए? किस तरह की बातें, किस तरह की बातें? अरे नहीं, अब जाते जाते तो लड़ाई नहीं। तो स्वयं इस चैनल पर कहा कि मेरिट के आधार पर बनाने जा रही है, फिर बनेगा दोबारा। क्या वो मेरिट के आधार पर नहीं था? ठीक है, बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। प्रदीप, आपका बहुत शुक्रिया। केवल जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। और नीलम जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। वीरेंद्र सोनी जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। आप सभी मेहमानों इस चर्चा को सार्थक बनाया। अरे नहीं, चलिए, अब इन तमाम चीजों पर चर्चा हम करते रहेंगे लगातार। और जिस तरह से ये राजनीतिक माहौल बन रहा है, हरियाणा की राजनीति एक बार फिर अलग अलग गठबंधन और अलग अलग पार्टियों के इर्द गिर्द तमाम मुद्दों में समेटी जाने की कोशिश की जा रही है। हर पार्टी अपनी रणनीति पर काम कर रही है। हर वो पार्टी जो अपने आप को कमजोर महसूस कर रही है, वो गठबंधन की तलाश में है और ये चाह रही है कि एक मजबूत विकल्प के तौर पर सामने आए। जननायक जनता पार्टी लगातार अपने आप को एक विकल्प की राजनीति वाली पार्टी कह रही है, तो कांग्रेस अपने दम पर सरकार बनाने की बात करती है, तो भारतीय जनता पार्टी विकास के कार्यों का हवाला देकर सत्ता में आने की बात कर रही है। ऐसे में इंडियन नेशनल लोकदल भी अब अपने साथी की तलाश में है कि आखिर गठबंधन बन जाए तो आने वाले चुनावों में एक मजबूत विकल्प वो भी बन सके। और इन तमाम चीजों के बीच जनता को अपने मुद्दों पर भी गौर करने की जरूरत है, राजनेताओं से सवाल करने की जरूरत है और पूछने की जरूरत है कि आखिर जीतने के बाद जनता के लिए क्या कुछ करें।